ये मेरे प्यार प्रचार इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की इस वीडियो और आज का यह सेशन हो जाएगा आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का किरण प्रकाशीय यंत्र का वो तमाम सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न बताने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों को चुनिंदे प्रश्न इसमें से बताए जाएंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उस प्रश्न हम बताने वाले हैं। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नव निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और सभी छात्र से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए खास हो जाए। चलिए मेरे प्यार इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम दूसरा का, कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। दो का सभी छात्र देखिएगा, और दो का हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है ना, समतल दर्पण के कोण को झुका के रखता है। क्या कर रहा है कि 90 डिग्री के कोण समतल दर्पण को झुका के रखता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम तीसरा का, कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। देख लेते हैं कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। 3 का सभी छात्र देखिएगा, और 3 का आंसर होगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। हमेशा प्रश्न समझ लीजिए कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है, तो वो हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, उत्तल। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, कि एक गिलास अपवर्तनांक U की मोटाई T बराबर है। एक गिलास अपवर्तनांक U की मोटाई T बराबर है। सभी छात्र देख लीजिएगा, प्रश्न भी समझ लीजिएगा कि एक गिलास अपवर्तनांक U की मोटाई T बराबर है। 4 का हो जाएगा U-1 T निर्वात के। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, U-T निर्वात के। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देख लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। सभी छात्र देखिएगा, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है? घटता है। हमेशा यही होता है मेरे प्यारे छात्र, याद रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का, कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, लेंस का अपवर्तनांक दिखाई पड़ता है। क्या कर रहा है कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, लेंस का अपवर्तनांक दिखाई पड़ता है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, लेंस का अपवर्तनांक दिखाई पड़ता है। 6 का देखेंगे, और 6 का आंसर भी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, अनंत। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है प्रश्न, कि दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 7 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 5। क्या हो जाएगा? 5। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 8 का, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? 8 का सभी छात्र देखिएगा, प्रश्न को समझ लीजिए कि इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। तो क्या हो जाएगा? हवा और कांच। क्या होगा? हवा और कांच। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न समझिए कि इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? हवा और कांच। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 9 का,
कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 9 का देख लेंगे, और 9 का होता है घटता है। क्या होगा? घटता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, घटता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? घटता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म, प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म अपवर्तनांक 3/2 पर अभिलंब रूप से आपतित होती है। प्रकाश किरण का विचलन क्या होगा? प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म अपवर्तनांक 3/2 पर अभिलंब रूप से आपतित होती है। प्रकाश किरण का विचलन क्या होगा? 10 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और प्रश्न भी समझिएगा। क्या कह रहा है कि प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म अपवर्तनांक 3/2 पर अभिलंब रूप से आपतित होती है। प्रकाश किरण का विचलन क्या होगा? 10 का देख लेंगे और 10 का लगाना है 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 60 डिग्री। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का कि -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? याद रखेंगे सभी छात्र कि -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? 11 का होगा 1 मीटर। क्या होगा? 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 1 मीटर। चलिए अगला देखते हैं हम 12 का। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? क्या कह रहा है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी? 12 का देख लेंगे और 12 का आंसर होगा 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 13 का देख लेंगे और 13 का होगा आश्चर्य रहेगी। क्या होगा? 13 का आश्चर्य रहेगी। प्रश्न क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आश्चर्य रहेगी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, आश्चर्य रहेगी। चलिए अगला देखेंगे 14 नंबर का कि एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक 5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है। क्रांतिक कोण क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक बराबर 5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है। क्रांतिक कोण क्या होगा? 14 का होगा sin -1 इंटू 4/5। क्या होगा? sin -1 इंटू 4/5। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। एक पतला प्रिज्म, क्या कह रहा है? एक पतला प्रिज्म अपवर्तनांक 3/2 को हवा से द्रव अपवर्तनांक बराबर 5/4 में डुबाया जाता है। विचलन कोण का अनुपात 2 अवस्थाओं में होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक पतला प्रिज्म अपवर्तनांक बराबर 3/2 को हवा से द्रव्य अपवर्तनांक बराबर 5/4 में डुबाया जाता है तो विचलन कोण का अनुपात 2 अवस्थाओं में होगा। विचलन कोण का मान 2 अवस्थाओं में होगा। 15 का हो जाएगा 5/2। क्या होगा? 5/2। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 5/2। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का कि किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक 13 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? प्रश्न क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक 13 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? सभी छात्र देख लीजिएगा और 16 का फटाफट से आंसर लगा दीजिएगा। क्या कर रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुजाकार आकार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक 13 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? 16 का हो जाएगा 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 60 डिग्री। चलिए अगला देख लेते हैं 17 का। एक उत्तल लेंस दो पदार्थों से बना हुआ है। एक उत्तल लेंस 2 पदार्थों से बना हुआ है जैसा कि नामांकित चित्र में दिखाया गया है। ऐसे है, नामांकित चित्र में दिखाया गया है, ऐसे है। उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? एक उत्तल लेंस की पदार्थों से बना हुआ क्या होता है? क्या कह रहा है कि
क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस दो पदार्थों से बना हुआ है। जैसे कि नामांकित चित्र में दिखाया गया है, इस उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। एक उत्तल लेंस से पदार्थों से बना हुआ क्या होगा, 17 का हो जाएगा 1। क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम 1। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का। किसी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किसी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 18 का देखेंगे बैगनी। क्या होगा बैगनी। प्रश्न कहता है कि किसी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वो कलर हो जाएगा आपका बैगनी। क्या होगा बैगनी। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो याद रखेंगे कांच के लिए भी वही होता है बैगनी कलर। क्या हो जाएगा बैगनी कलर। 19 का देख लेंगे बैगनी। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैगनी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वो हो जाएगा लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछेंगे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है, कि यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। 21 का लगाएंगे। 21 का हो जाएगा आपका u-1 इंटू ए। क्या हो u-1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। u-1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर u-1 इंटू ए बी। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलन अवयव होता है। क्या कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलित अवयव होता है। 22 का देख लेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। याद रखेंगे कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। 22 का लगाएंगे और 22 का होगा लाल। क्या होगा लाल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम लाल। चलिए अगला का बात करते हैं हम 23 का कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, तो उसका सामर्थ्य क्या होता है। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, तो उसका सामर्थ्य क्या हो जाएगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। क्या होता है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम घट जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। 24 का देख लेंगे हम। 24 का हो जाएगा घटता है। क्या होगा घटता है। याद रखेंगे कि तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 25 का कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है, तो संयोग की क्षमता क्या होगी। प्रश्न क्या कहता है कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है, तो संयोग की क्षमता क्या होगी। 25 का देखेंगे कि -1.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो आप सभी बच्चों का खास हो जाए। चलिए अगला देखते हैं हम 26 का कि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, तो याद रखें मेरे प्यारे छात्र, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। क्या कह रहा है कि आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 27 में कि एक द्वितल लेंस का फोकसन 30 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है और उसमें पदार्थ से अपवर्तनांक 3/2 है और पानी में डुबाने पर उसके अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं कि एक द्वितल लेंस का फोकस समांतर 30 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है और उसमें पदार्थ के अपवर्तनांक 3/2 है और पानी में डुबाने पर उसके अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 27 का देखेंगे 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे लेंस की शक्ति का मात्रक हो जाता है डायोप्टर। इसे हम डी से सूचित करते हैं। क्या होगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 29 का देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 29 का लगाएंगे और 29 का होगा प्लस 10 डायोप्टर। क्या होगा प्लस 10 डायोप्टर। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि प्लस में क्या हो जाएगा 10 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं लास्ट 30 का कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल एवं पीला। लाल एवं पीला। तो मेरे प्यार साथ मेरा वीडियो ये कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में छापिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।